हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारा लेसन 7 है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों सबसे पहले इसके हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन में कहा गया है कम्युनिकेशन प्रणाली का तात्पर्य उन पद्धतियों से है जिनकी सहायता से सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। दोस्तों इसमें बताया गया है कम्युनिकेशन प्रणाली का तात्पर्य उन पद्धतियों से है जिनकी सहायता से जो सूचना होती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। आधुनिक विज्ञान एवं इंजीनियरिंग की सहायता से संचार पद्धतियों में नित्य नए विकास हो रहे हैं। जो मॉडर्न साइंस और इंजीनियरिंग की सहायता से कम्युनिकेशन पद्धतियों में नित्य नए विकास हो रहे हैं। इस विकास के कारण संचार के नए नए उपकरण हमें उपलब्ध हो रहे हैं। और दोस्तों जो विकास हो रहा है उसके कारण हमें कम्युनिकेशन के नए नए उपकरण उपलब्ध हो रहे हैं। टेलीफोनी, टेलीग्राफी, फैक्स द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों जो टेलीफोनी और टेलीग्राफी, फैक्स, इसके द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। रेडियो, टीवी द्वारा विश्व भर के समाचार घर बैठे प्राप्त किए जा सकते हैं। जो रेडियो है और टीवी है इसके द्वारा विश्व भर के समाचार घर बैठे प्राप्त किए जा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं बेस बैंड के बारे में। दोस्तों इस लेसन में जो दिया गया है अधिकांशतः आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों हम आपका फिर से रिवीजन कराए दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बेस बैंड की, जो कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा। बेस बैंड क्या होता है? सूचना के मूल स्रोत अर्थात जिस सूचना को ट्रांसमिट करना है या भेजना है में उपस्थित आवृत्ति रेंज को बेस बैंड कहा जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल क्या होता है उसके बारे में बताएंगे आपको। कैरियर में स्वयं कोई सूचना नहीं होती है। दोस्तों जो कैरियर सिग्नल होता है उसमें कोई सूचना नहीं होती है। उसका कार्य सिर्फ सूचना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, अतः इसे कैरियर सिग्नल कहते हैं। जो दोस्तों कैरियर होता है उसमें कोई सूचना नहीं होती, उसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि सूचना सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब दोस्तों हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन के बारे में। मॉड्यूलेशन क्या होता है बताएंगे आपको। मॉड्यूलेशन वह क्रिया है जिसके द्वारा एक उच्च आवृत्ति की कैरियर तरंग का कोई अभिलक्षण जैसे आयाम, आवृत्ति या कला निम्न आवृत्ति की मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। दोस्तों ने बताया गया है मॉड्यूलेशन वह क्रिया जिसके द्वारा एक उच्च मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की कैरियर तरंग का कोई अभिलक्षण जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी या फेज निम्न आवृत्ति जो लो फ्रिक्वेंसी है की मॉड्यूलेटिंग तरंग के मान के अनुसार परिवर्तित किया जाता है। मॉड्यूलेशन की क्रिया द्वारा बेस बैंड आवृत्तियों को उच्च आवृत्ति रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो मॉड्यूलेटिंग क्रिया है इसके द्वारा बेस बैंड आवृत्तियों को उच्च आवृत्ति मतलब हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे सिग्नल का ट्रांसमिशन ठीक प्रकार से संभव हो जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन में क्या होता है वो भी बताएंगे आपको। मॉड्यूलेशन के विपरीत क्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। जो मॉड्यूलेशन होता है उसके विपरीत क्रिया को हम डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। रिसीवर पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करने के पश्चात उसमें से मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त करने हेतु की जाने वाली क्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। दोस्तों से बताएगा रिसीवर पर मॉड्यूलेटेड सिग्नल रिसीव करने के पश्चात, जैसे हम कोई मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजा, उसको रिसीव करने के लिए कोई रिसीवर भी तो होगा, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने के पश्चात उसमें से मूल मॉड्यूलेटिंग तरंग पुनः प्राप्त करने हेतु की जाने वाली क्रिया को डिमॉड्यूलेशन कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं मॉड्यूलेशन व डिमॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। मॉड्यूलेशन इसलिए आवश्यक है क्योंकि मॉड्यूलेशन द्वारा बेस बैंड सिग्नल की आवृत्तियों को उच्च आवृत्ति रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो मॉड्यूलेशन है उसके द्वारा बेस बैंड सिग्नल की आवृत्तियों को हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में शिफ्ट कर दिया जाता है तथा उच्च आवृत्ति रेंज में ट्रांसमिशन सस्ता तथा विश्वसनीय होता है और इसमें कम पावर की खर्च होती है। जो उच्च आवृत्ति रेंज है उसमें ट्रांसमिशन सस्ता भी होता है और विश्वसनीय भी होता है और इसमें पावर की भी खर्च बहुत कम होती है।
नंबर 2 पर बात करते हैं, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने हेतु एंटीना की ऊंचाई कम तथा व्यवहारिक होती है। जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको रिसीव करने के लिए जो रिसीवर होता है उसके एंटीना की ऊंचाई कम तथा व्यवहारिक होती है। बिना मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने हेतु आवश्यक एंटीना की ऊंचाई अत्यधिक व अव्यवहारिक होती है। मतलब बिना मॉड्यूलेटेड सिग्नल को रिसीव करने हेतु आवश्यक एंटीना की ऊंचाई अत्यधिक व अव्यवहारिक होती है। और नंबर 3 में बताया गया है, मॉड्यूलेशन द्वारा विभिन्न स्टेशनों के सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करके उन्हें मिक्सअप होने से बचाया जा सकता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं संचार पद्धति ब्लॉक डायग्राम के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है इंफॉर्मेशन सोर्स एंड इनपुट ट्रांसड्यूसर, यहाँ से मैसेज सिग्नल जाता है, ट्रांसमीटर में जाता है, ट्रांसमीटर से कम्युनिकेशन चैनल में जाता है, उसके बाद रिसीवर में जाता है, वहाँ से आउटपुट सिग्नल निकलता है और फिर कहाँ जाता है, आउटपुट ट्रांसड्यूसर एंड डेस्टिनेशन में। दोस्तों ये जो पूरा है वो है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये हमारा हो गया कम्युनिकेशन प्रणाली का ब्लॉक डायग्राम। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके बारे में। इसमें बताया गया दोस्तों, एक ध्वनि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने हेतु सर्वप्रथम ध्वनि सिग्नल को माइक्रोफोन द्वारा विद्युतीय सिग्नल में बदला जाता है। फिर इस विद्युतीय सिग्नल द्वारा एक उच्च आवृत्ति कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है तथा प्राप्त मॉड्यूलेटेड तरंग को कम्युनिकेशन चैनल पर ट्रांसमिट किया जाता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है, रिसीवर पर मॉड्यूलेटेड तरंग को रिसीव किया जाता है तथा उसका डिमॉड्यूलेशन किया जाता है। डिमॉड्यूलेशन के पश्चात सिग्नल को लाउडस्पीकर द्वारा पुनः ध्वनि तरंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन के प्रकार। तो दोस्तों हम बताएंगे आपको मॉड्यूलेशन के प्रकार। दोस्तों जो मॉड्यूलेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन और एक होता है पल्स मॉड्यूलेशन। अब जो दोस्तों कंटिन्यूअस वेव मॉड्यूलेशन है वो भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको AM कहते हैं और दूसरा होता है एंगल मॉड्यूलेशन। और दोस्तों जो एंगल मॉड्यूलेशन है वो भी 2 टाइप का होता है, वो होता है एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन जिसको FM कहते हैं, दूसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन जिसको हम PM कहते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पल्स मॉड्यूलेशन। दोस्तों जो पल्स मॉड्यूलेशन है वो 6 टाइप का होता है। नंबर 1 पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, 3 पे होता है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, डिफरेंशियल PCM। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गए हमारे मॉड्यूलेशन के प्रकार। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑडियो वीडियो और डाटा प्रसारण के बारे में। इसमें बताया गया दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर पर वीडियो, ऑडियो तथा डाटा के कई चैनल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर है उस पर वीडियो, ऑडियो तथा डाटा के कई चैनल्स ट्रांसमिट या भेजे जाते हैं। इसमें एक डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है जो कि नेटवर्क में सिग्नल्स को एक्सपेंड्स, इंसर्ट, राउट तथा स्विच कर सकता है। दोस्तों इसमें एक डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया जाता है जो कि नेटवर्क में सिग्नल्स को एक्सपेंड्स, इंसर्ट, राउट तथा स्विच कर सकता है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है जिससे कि वीडियो तथा ऑडियो की परफॉर्मेंस ख़राब नहीं होती है। जो डिजिटल सिग्नल होता है उसके प्रयोग से जो ऑडियो और वीडियो की परफॉर्मेंस होती है वो ख़राब नहीं होती है। और दोस्तों इसमें आगे बताया गया है, ट्रांसमिट एंड पर डिजिटल कोडर एनालॉग डाटा PCM डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। कोडर में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर भी होता है। जो कोडर होता है उसमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर भी होता है, या TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर सिस्टम एक डिजिटल डाटा स्ट्रीम और एक सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक पल्स आउटपुट करता है। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सर होता है वो डिजिटल डाटा स्ट्रीम और एक सिंक्रोनाइजिंग क्लॉक पल्स आउटपुट करता है। उसके बाद सिग्नल एक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में प्रवेश करता है। उसके बाद जो सिग्नल ऑप्टिकल ट्रांसमीटर में प्रवेश करता है जहां पर डिजिटल लाइन कोडिंग, लाइट सोर्स, मॉड्यूलेटर करके ऑप्टिकल फाइबर से इंटरफेसिंग की जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं
रिसीविंग एंड के बारे में। रिसीविंग एंड पर ऑप्टिकल रिसीवर्स सिग्नल को ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। जो रिसीविंग का एंड होता है वहाँ पर ऑप्टिकल रिसीवर्स जो है वो सिग्नल को ऑप्टिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है तथा लाइन डिकोडिंग तथा क्लॉक रिकवरिंग करता है। यह पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन डाटा और क्लॉक एक डिजिटल वीडियो डिकोडर को भेजी जाती है जो कि इसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अब दोस्तों बात करते हैं वीडियो डिकोडर के बारे में। वीडियो डिकोडर में हाई लेवल डिमक्स मतलब डिमल्टीप्लेक्सर भी होता है जो सब चैनल को सेपरेट करता है और इसका लो लेवल डिमल्टीप्लेक्सर को भेजता है। लो लेवल डिमल्टीप्लेक्सर सिग्नल को डिमल्टीप्लेक्स करता है और वापस डाटा बस पर डाल देता है। जो लो लेवल डिमल्टीप्लेक्सर होता है वो सिग्नल को डिमल्टीप्लेक्स करता है और वापस डाटा बस को डाल देता है जहां पर वो डिकोड होकर सिस्टम आउटपुट पर पहुंचते हैं। दोस्तों अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ये है वीडियो ट्रांसमीटर। इसमें देखिए कैमरा भी जुड़ा हुआ है, पर्सनल कंप्यूटर भी जुड़ा हुआ है, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर और दोस्तों ये जो है ऑप्टिकल फाइबर है। ठीक है दोस्तों, और ये जो है वीडियो रिसीवर है। इसमें देखिए दोस्तों ये जो है पर्सनल कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, माइक्रोफोन भी जुड़ा हुआ है, स्पीकर भी जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा डायग्राम। अब दोस्तों हम बात करते हैं RS-232 की सहायता से कंप्यूटर संचार कि RS-232 की सहायता से कंप्यूटर का संचार किस प्रकार किया जाता है। RS-232 सीरियल डाटा ट्रांसमिशन हेतु एक स्टैंडर्ड है जो कि DTE डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट तथा DCE डाटा सर्किट टर्मिनल इक्विपमेंट को कनेक्ट करने वाले सिग्नल्स को डिफाइन करता है। यह कंप्यूटर में यूज किया जाता है। यह स्टैंडर्ड सिग्नल को वैद्युत अभिलक्षणों तथा टाइमिंग को परिभाषित करता है। इसमें 9 मेल पिन्स होती हैं जिसको चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों जो डायग्राम है उसका चित्र है वो नीचे दिया गया है। अनेक डिवाइसेस सेंसर से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको कंप्यूटर को प्रोसेसिंग हेतु भेजते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है डिवाइसेस सेंसर से डाटा कलेक्ट करते हैं और उसको कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। डाटा को ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन 2 प्रकार का होता है। जो डाटा का ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पैरेलल, नंबर 2 सीरियल। दोस्तों अब हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें। ये 9 पिन होती हैं। जो दोस्तों पहली पिन होती है उसको कहते हैं डाटा कैरियर डिटेक्ट या DCD। दूसरी पिन को कहते हैं रिसीव डाटा। तीसरी को ट्रांसमिट डाटा। चौथी पिन डाटा टर्मिनल रेडी। 5वीं को ग्राउंड। दोस्तों जो छठी पिन होती है वो होती है डाटा सेट रेडी। 7वीं रिक्वेस्ट टू सेंड। 8वीं क्लियर टू सेंड। और जो लास्ट पिन होती है 9 नंबर वो होती है रिंग इंडिकेटर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा RS-232 पिन आउट डायग्राम। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। RS-232 इंटरफेस को कई कार्य हेतु यूज़ किया जाता है, जैसे कि PC से माइक्रो कंट्रोलर पर कमांड भेजना। जो RS-232 है उसको कई कार्यों के लिए यूज किया जाता है, जैसे PC से माइक्रो कंट्रोलर पर कमांड भेजना, माइक्रो कंट्रोलर से टर्मिनल को डिबग इंफॉर्मेशन भेजना इत्यादि। एक स्टैंडर्ड PC से RS-232 इंटरफेस एक PIC माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस करने हेतु ब्लॉक डायग्राम चित्र में प्रदर्शित है। जो एक स्टैंडर्ड PC से RS-232 इंटरफेस एक PIC माइक्रो कंट्रोलर को इंटरफेस करने हेतु ब्लॉक डायग्राम दिया गया है नीचे। यह है दोस्तों ब्लॉक डायग्राम। माइक्रो कंट्रोलर पिन 1, पिन 2 और ये 3rd। ठीक है दोस्तों, ये है माइक्रो कंट्रोलर, इधर है PC कॉम पोर्ट। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोहेरेंट और इनकोहेरेंट ऑप्टिकल प्रणाली के बारे में। इसमें दोस्तों बताया गया है इनकोहेरेंट ऑप्टिकल सिस्टम AM की तरह होता है, मतलब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की तरह होता है।
लाइट के एम्पलीट्यूड को टर्न ऑन या टर्न ऑफ करके इन्फॉर्मेशन को कोड किया जाता है। जो दोस्तों लाइट का एम्पलीट्यूड होता है उसको टर्न ऑन या टर्न ऑफ करके इन्फॉर्मेशन को कोड किया जाता है। रिसीवर पर एक फोटो डायोड का यूज किया जाता है। जो रिसीवर होता है वहाँ पर एक फोटो डायोड का यूज किया जाता है जो कि रिसीव की गई लाइट को इंटेंसिटी को मीजर करके सिग्नल को डिकोड करता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कोहेरेंट ऑप्टिकल सिस्टम के बारे में। कोहेरेंट ऑप्टिकल सिस्टम एफएम की तरह होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह होता है तथा यह अधिक जटिल होता है तथा इसमें सिग्नल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज, फेज और एम्पलीट्यूड का कॉम्बिनेशन के रूप में इनकोड किया जाता है। तो दोस्तों हमारा लेसन 7 कंप्लीट हो गया है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।